जी स्टूडेंट्स, इसलिए कक्षा में हमने पढ़ा था मांग का अर्थ पढ़ा था और मांग की जो है विभिन्न जो प्रकार पढ़े थे। ठीक है, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। निर्धारित करने वाले तत्व 3 नंबर का प्रश्न आता है और बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका कोई भी एक जो है पॉइंट पूछा जा सकता है। तो हमने बात की थी कि मांग जो है वो कीमत से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो मांग को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला तत्व है वो है वस्तु की स्वयं की कीमत। कल हमने इस पॉइंट पे चर्चा की थी, वस्तु के स्वयं की कीमत। तो हमने बात की थी कि मांग को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है वस्तु की स्वयं की कीमत। ठीक है, तो जैसे कि हमने अध्ययन किया था कि मांग, वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी जो मांग है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कीमत अगर ऊपर होगी, ऊंची होगी, तो मांग जो है वो कम होगी। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कीमत अगर 5 रुपए है तो वस्तु है बिस्किट की मांग 30 इकाइयाँ हैं। कीमत अगर 4 रुपये हो जाती है तो मांग जो है बढ़ कर के और 35 इकाइयाँ हो जाती है। कीमत 3 रुपये हो जाए तो आप 42 इकाइयाँ हो जाती है। 2 रुपये हो जाए तो 50 इकाइयाँ हो जाती है। 1 रुपये हो जाए तो 60। तो इस तरह कीमत जो जो बढ़ती है, मांग क्यों क्यों क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर हम इसको डायग्राम से प्रदर्शित करें तो वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम अगर वो बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा। वस्तु की जो स्वयं की कीमत है, इधर कीमत ली और इधर मांग मात्रा लिया, मांग मात्रा ली। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑपोजिट रिलेशन होता है दोनों में। डिमांड जो है, कीमत माना कि जैसे प्रारंभिक कीमत जो है P है, तो वस्तु की मांग जो है वो Q इकाइयाँ हैं। ठीक है, अगर कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़ करके और P1 हो जाए तो मांग घट करके क्या हो जाती है, Q1 हो जाती है। यानी कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, इसी प्रकार अगर वस्तु की कीमत घट जाए, P0 हो जाए, वस्तु की कीमत घट के P0 हो जाती है तो मांग जो है बढ़ करके क्या हो जाती है, Q0। बात समझ में आई कि जब वस्तु की, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या है, तो यहां पर हमने ली वस्तु की प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत क्या है, P। तब मांग, प्रारंभिक मांग कितनी है, Q। ठीक है, कीमत P है तो मांग जो है वो Q है। अब कीमत अगर बढ़ करके, कीमत बढ़कर क्या हो जाती है, P1 हो जाती है, तो मांग बढ़ करके, मांग घट करके क्या हो जाती है, P0 हो जाती है, तो मांग घट करके क्या हो जाती है, घटकर हो जाती है Q1। ठीक है, और अगर कीमत घट जाए, यानी कीमत घट करके और क्या हो जाती है, P0 हो जाती है, कीमत घट करके, तो मांग बढ़ करके क्या हो जाती है, मांग बढ़ करके क्या हो जाती है, कीमत घट रही है, P0 हो रही है, तो मांग बढ़ करके Q से क्या हो जाती है, Q1, Q0। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत, खुद की कीमत और उसकी जो मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ऑपोजिट रिलेशन, विपरीत संबंध होता है, या हम कह सकते हैं कैसा संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है। वस्तु की स्वयं की कीमत, और ये आगे मांग का नियम पढ़ेंगे तब यही नियम है कि वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो मांग को निर्धारित करने वाला पहला तत्व क्या है, वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, डायग्राम में समझ में आ गया, वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है।
ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो आपको ये डायग्राम से स्पष्ट करना है कि जब वस्तु की कीमत, प्रारंभिक कीमत है ओपी, या ओ एक्स ले लिया हमने मांग मात्रा, और ये ओ वाई पर हमने ले लिया कीमत, ठीक है। वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या है? प्रारंभिक कीमत है ओपी, तब प्रारंभिक मांग कितनी है? ओ क्यू, ठीक है। कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है, OP से बढ़ के क्या हो जाती है? OP1 हो जाती है। तो मांग घट करके क्या हो जाती है? OQ से घट के OQ1 घट जाती है मांग। अब कीमत अगर घट जाए, OP0 हो जाए, तो मांग बढ़ करके क्या हो जाती है? OQ0, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मांग जो वक्र है वो हमेशा इस प्रकार का होता है, अर्थात ऊपर से नीचे, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। तो ये कहलाता है विपरीत संबंध, यानी कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो मांग को प्रभावित करने वाला जो पहला तत्व है वो क्या है? वस्तु की स्वयं की कीमत। फिर दूसरा जो है वस्तु की जो है मांग को प्रभावित करने वाला जो दूसरा तत्व है वो है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, कैसा संबंध होगा उपभोक्ता की आय में और मांग में? उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध होगा। सीधा कैसे? कि जो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। जैसे 100 रुपए कमाने वाला है उपभोक्ता की, कोई उपभोक्ता की 100 रुपए है आय, तो वो 10 इकाइयों की मांग, या हम कह सकते हैं 50 इकाइयों की मांग कर रहा है। अब अगर उसकी आय बढ़ जाए, 100 रुपए कमाने वाला 200 रुपए कमाने लगे, तो वो मांग अधिक करेगा कम करेगा? अधिक करेगा, ठीक है भाई। जो जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोक्ता की मांग भी बढ़ेगी। 100 रुपए कमाने वाला 500 1000 कमाए तो वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करेगा। 1000 कमाने वाला अगर 10,000 कमाए तो वो अधिक वस्तु की मांग करेगा। 10,000 कमाने वाला अगर 50,000 महीने का कमाने लग जाए तो मोटरसाइकिल और अन्य चीजों की मांग करेगा। तो उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है, ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको अगर डायग्राम से अपन प्रदर्शित करें तो यहाँ OX पर हमने ले लिया वस्तु की मांग, ठीक है, और यहां ले ली उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध। कैसे? जैसे प्रारंभिक में उपभोक्ता की आय है Y, तो उपभोक्ता की जो मांग है वो कितनी है? D मान लें इसको, कोई भी नाम दे सकते हो उसको, ठीक है। ये डी जो है मांग वक्र है, यहाँ अपन जैसे मांग लेते हैं OQ है, ठीक है। अब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ के Y1 हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, 100 कमाने वाला 500 कमा रहा है, तो वस्तु की मांग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो मांग क्या हो जाएगी? OQ1। अगर वस्तु उपभोक्ता की आय घट जाए, Y0 हो जाए, तो मांग भी घट करके क्या हो जाएगी? OQ0। तो ये जो ये वक्र जो है वो कैसा वक्र है? सीधा संबंध है, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध होगा। सामान्य सब बातों में अगर देखें अपन, तो किसी भी वस्तु की जो है उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। 1 किलो शक्कर लेने वाला 2 किलो लेगा, ठीक है, आय बढ़ रही है, और उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। तो इसका मतलब ये कैसा संबंध होता है? तो उपभोक्ता की आय व मांग में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो आय को अपन Y कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो उपभोक्ता की आय और Y मांग में कैसा संबंध होता है? सीधा। वस्तु की स्वयं की कीमत को P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तीसरी बात है जो उपभोक्ता की जो है
मांग, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला जो तीसरा तत्व है, ये क्लियर है? तो अगर पूछा जाए उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। क्योंकि उपभोक्ता की जब आय, कारण क्या है पूछा जाए, तो उपभोक्ता की जब आय बढ़ेगी तो बाजार में वो अधिक वस्तुओं की मांग करेगा, और अधिक वस्तुओं की मांग करेगा, इसका मतलब मांग बढ़ेगी। और उपभोक्ता की आय घट जाए, जैसे अभी लॉकडाउन में लोगों की आय घट गई, तो आय घटने से वो कम मांग करेगा, वस्तुओं की कम मांग करेगा, और कम मांग करने से जो है बाजार में वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। तो उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होता है। ठीक है, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो क्या करेगा, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। अतः उपभोक्ता की आय और बाजार मांग में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, इसको भी डायग्राम से पता, डायग्राम इसमें तो कैसा बनेगा, वस्तु स्वयं की कीमत में कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, और उपभोक्ता की आय और वस्तु की उपभोक्ता की मांग पे कैसा संबंध बनेगा, सीधा संबंध, यानी ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तीसरा जो तत्व, जो मांग को प्रभावित निर्धारित करने वाला जो तीसरा तत्व है, वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं कह दो या अन्य वस्तुओं को कह दो, संबंधित वस्तु या अन्य वस्तु, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। यहां पर आपको समझने की जरूरत है, संबंधित वस्तुएं क्या होती है। संबंधित वस्तुएं वो है जो उस वस्तु से संबंधित होती है, और संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, याद रखना है आपको। संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है पूरक वस्तु, ठीक है, एक तो होती है पूरक वस्तु और एक होती है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन कह दो, स्थानापन्न कह दो या प्रतिस्थापन कह दो, प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है, याद समझ रखना है। संबंधित वस्तु का मतलब उस वस्तु से संबंधित अन्य, वो खुद वस्तु नहीं, अन्य वस्तु जो है, संबंधित वस्तु या अन्य वस्तु जो होती है दो प्रकार की हो सकती है संबंधित वस्तु, एक तो पूरक वस्तु और एक स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तु। अब ये क्या होती है, इसको हम अलग करेंगे कि अन्य वस्तुओं की कीमतें भी उपभोक्ता की जो है हम कह सकते हैं मांग को प्रभावित करती है। कैसे करेगी, संबंधित बात करते हैं। अन्य बातें अगर समान रहे, ध्यान रखना है आपको कि अन्य बातें समान रहे तो संबंधित वस्तुओं की जो है कीमतें उपभोक्ता को मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, संबंधित वस्तुएं के जो है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन पूरक वस्तु, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। संबंधित वस्तु वाला जो है ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेट 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। देखिए पूरक वस्तु को इंग्लिश में कहता है सप्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स। देखिए पूरक वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तु वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। जैसे उदाहरण दें, जैसे जूते और मोजे, पेन और स्याही। भाई पेन का उपयोग करोगे तो स्याही भी उपयोग करनी पड़ेगी। ठीक है, चाय और शक्कर साथ में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल। जब मोटरसाइकिल की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। जब जूतों की मांग बढ़ेगी तो मोजे की मांग बढ़ेगी। पेन की मांग बढ़ेगी तो
शाही की भी मांग बढ़ेगी। बिना बिना शाही के पेन क्या करोगे आप? हाँ भाई, चाय बनानी है तो जब चाय की मांग बढ़ेगी तो चाय के लिए शक्कर, बिना शक्कर के चाय कैसे पियोगे? ठीक है, तो ये उदाहरण है किसके? पूरक वस्तु के। क्लियर है? में समझ में आ गया? पूरक वस्तु है। अगर पूछा जाए, एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, ध्यान रखना, पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं? पूरक वस्तु यानी सप्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। साथ साथ कह दो, एक साथ कह दो, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। अगर केवल मोटरसाइकिल खरीद ली तो बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? तो जब मोटरसाइकिल की मांग बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग बढ़ेगी। क्लियर है? जूते और मोजे, पेन और स्याही, चाय और शक्कर, ये सब क्या है? पूरक वस्तुएं। क्लियर है बात? तो पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। तो संबंधित वस्तु में एक तो आगे पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तुओं में मांग वक्र कैसा होगा? याद रखना है आपको कि पूरक वस्तुओं में मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इसको बता दें पहले तो याद रखना है, पूरक वस्तु की 1 नंबर की परिभाषा भी आ सकती है। पूरक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? कुछ 2 उदाहरण बताइए। पूरक वस्तु के 2 उदाहरण बताइए। तो आपको क्या करना है? जूते और मोजे, पेन और स्याही, चाय और शक्कर, मोटरसाइकिल और पेट्रोल। ठीक है, ये पूरक वस्तुएं हैं कि एक के बिना दूसरे का प्रयोग का कोई मतलब नहीं। दूसरा, अगर पेन आपके पास केवल पेन है, स्याही नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे? तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक साथ या साथ साथ किया जाता है। अब पूरक वस्तुओं में मांग वक्र कैसा होगा? देखिए, पूरक वस्तुओं में जो मांग वक्र है वो पूरक वस्तुओं की जो कीमतें हैं और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, इसको याद रखना है आपको। नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका पूरक वस्तु का डायग्राम कैसे बनेगा? OX OY। ठीक है, इसका जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है, जैसे DD। अब यहां पर हमने OX पर क्या लिया? पूरक वस्तु की कीमतें। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन शक्कर, चाय और शक्कर। ठीक है, इधर लिए अपने, जैसे यहां ले ली अपने शक्कर की कीमतें, शक्कर की कीमत, और यहां अपने ली चाय की मांग। बात समझ में आ रही है? इधर तो अन्य वस्तु की, उसकी पूरक वस्तु की कीमत ले ली और इधर हमने ले ली उस स्वयं की मांग, वस्तु की खुद की जो है मांग। तो उसमें कैसा संबंध होगा? देखिए, इसमें जो संबंध होगा वो विपरीत संबंध होगा। कैसे? जैसे अगर माना कि प्रारंभिक शक्कर की प्रारंभिक कीमत है OP, तो चाय की मांग कितनी है? OQ है। शक्कर की प्रारंभिक कीमत कितनी है? OP है। तो चाय की मांग कितनी है? क्योंकि शक्कर और चाय क्या है? पूरक वस्तु है। तो इसकी जब कीमत, अब शक्कर की अगर कीमत बढ़ जाए, शक्कर की कीमत बढ़ करके OP1 हो जाए, तो चाय की मांग घट करके क्या हो जाएगी? OQ1। कीमत किसकी बढ़ रही है? शक्कर की। मांग किसकी घट रही है? चाय। या आप उदाहरण ले लो मोटरसाइकिल की मांग, मोटरसाइकिल और इधर मोटरसाइकिल की कीमत और इधर पेट्रोल की मांग। तो जब मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग घटेगी, क्योंकि मोटरसाइकिल खरीदना महंगा हो गया, तो लोग कम खरीदेंगे मोटरसाइकिल, और कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की कम खपत होगी, इसलिए पेट्रोल की मांग घट जाएगी। शक्कर और चाय का उदाहरण ले लो। क्या अपन पेन की कीमतें बढ़ेगी तो चाय की मांग घटेगी। तो यहां पर हमने किसका उदाहरण लिया? शक्कर और चाय का। तो जब शक्कर की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग घटेगी, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे की पूरक वस्तु है। ठीक है, और अगर शक्कर की कीमत घट करके OP 0 हो जाए, शक्कर की कीमत घट रही है OP 0, तो चाय की मांग बढ़ करके क्या हो जाएगी? OQ 0। कीमत किसकी घट रही है? शक्कर की, और मांग किसकी बढ़ रही है? चाय। क्लियर है भाई?
तो रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब शक्कर की कीमत प्रारंभ में क्या थी, ओपी थी, तब चाय की मांग कितनी थी, ओक्यू। शक्कर की कीमत बढ़ करके ओपी 1 हो जाए, शक्कर की कीमत बढ़ के क्या हो रही है, ओपी से बढ़ के कितना हो रही है, ओपी 1, तो चाय की मांग घट करके क्या हो रही है, ओक्यू से घट के ओक्यू बन रही। जब शक्कर की कीमत घट जाए, ओपी 0 रह जाए, तो चाय की मांग बढ़ करके, क्योंकि शक्कर खरीदना अब जो है शक्कर सस्ती हो गई, तो इसका मतलब चाय की मांग क्या होगी, बढ़ जाए। तो इसमें दोनों में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कितना मिनट तो इस तरह किसी वस्तु, यहाँ रेखा चित्र किसका है, ये 21 रेखा चित्र है, ये पूरक वस्तुओं का मांग वक्र, पूरक वस्तुओं का मांग वक्र, ठीक है। तो कि पूरक वस्तुओं का मांग वक्र इस प्रकार का होता है, अर्थात जब शक्कर किसी वस्तु की कीमत, आप क्या कह सकते हो कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूरक वस्तुओं की मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले संबंधित वस्तु की कीमतें, मांग को प्रभावित करने वाला उपभोक्ता की आय में और मांग में वह कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग घटेगी, ठीक है। वस्तु की स्वयं की कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। वस्तु की स्वयं की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, वस्तु की स्वयं की कीमत कम होगी तो उसकी मांग, तो ऑपोजिट संबंध होगा। अब बात आती है संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक पूरक वस्तु और दूसरी प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तु, ठीक है। पूरक वस्तु और स्थानापन्न। तो पूरक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है, पूरक वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो इस प्रकार का विपरीत होता है, अर्थात किसी वस्तु के पूरक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, क्या कहेंगे अपन, किसी वस्तु की पूरक वस्तु, जैसे चाय की पूरक क्या है, शक्कर, तो अगर किसी वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम होगी, और किसी वस्तु की पूरक वस्तु की अगर कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। अर्थात किसी वस्तु की और पूरक वस्तु में जो कैसा संबंध होता है, सीधा। तो पूरक वस्तु में मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसका वापस रेस्पॉन्स मेरे को देना है। आज क्या है इंपॉर्टेंट है, कि मांग को निर्धारित करने वाले 6 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, सारे के सारे तत्व समझाने ना तो 6 नंबर का आ सकते हैं। तो किसी वस्तु की पूरक वस्तु, किसी वस्तु की जो है मांग और उस वस्तु की जो पूरक वक्र का जो ढाल है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। पूरक वस्तुओं में मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, पूरक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। चाय की कीमत, शक्कर की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग घटेगी, शक्कर की कीमत कम होगी तो चाय की मांग बढ़ेगी, ठीक है। अब हम दूसरे संबंधित वस्तु में अन्य वस्तु पढ़ते हैं। एक संबंधित वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक पूरक वस्तु। पूरक वस्तु किसको कहते हैं, वे वस्तुएं जो साथ साथ में प्रयोग की जाती है, और किसी वस्तु की मांग और उसकी पूरक वस्तु की कीमत में, या पूरक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब संबंधित वस्तु में दूसरे टाइप की वस्तु आती है, प्रतिस्थानापन्न वस्तु, प्रतिस्थापन या कह दो स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, प्रतिस्थापन कह दो या स्थानापन्न वस्तु कह दो। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब हो गया वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग की जाती है, एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो उनको वह क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तु या पूरक प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे गेहूं और चावल,
उदाहरण ले रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन वस्तु के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो गेहूं और चावल, अगर गेहूं का प्रयोग करें, गेहूं की रोटी खा सकते हो, गेहूं नहीं है तो आप चावल का प्रयोग कर सकते हो। चाय और कॉफी दोनों एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न वस्तु। चाय नहीं पीने वाले क्या पी सकते हैं, कॉफी पीते हैं, या कॉफी नहीं पीने वाले क्या पीते हैं, चाय। ठीक है, तो चाय की कीमतें कॉफी को प्रभावित करती है, या कॉफी की कीमतें चाय को प्रभावित करती है। ठीक है, तो गेहूं और चावल किसका उदाहरण है, प्रतिस्थापन वस्तु के। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल डीजल। अगर गाड़ी में पेट्रोल भी डला सकते हो, कुछ गाड़ियां पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ चलती है। पेट्रोल नहीं है तो डीजल डलवा दो, डीजल नहीं है तो पेट्रोल डलवा दो। ठीक है, तो वे वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गेहूं और चावल कह दो, या मक्का कह दो। जो लोग गेहूं नहीं खाते हैं वो क्या खाते हैं, चावल। और जो चावल नहीं खाते हैं वो क्या खाते हैं, गेहूं। या मक्का कह दो, गेहूं नहीं खाते तो मक्के की रोटी खाते हैं, या गेहूं नहीं खाते तो बाजरे की रोटी खाते हैं। तो गेहूं और बाजरा क्या है, सब्स्टिट्यूट। समझ में आई बात। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, कोई दो स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण दीजिए। तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, कौन सा क्या उदाहरण दोगे आप, गेहूं और चावल, चाय और कॉफी, पेट्रोल और डीजल। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब स्थानापन्न वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है। तो देखिए, स्थानापन्न वस्तु का जो मांग वक्र है वो होता है धनात्मक। ध्यान रखना है, जैसे हम इसको समझते हैं यहाँ पे डायग्राम से, या OX ले लिया, या दो स्थानापन्न वस्तु लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे यहाँ लेते हैं चाय और कॉफी का उदाहरण ले रहे हैं। तो चाय की कीमत, यहाँ क्या ले ली हमने, चाय की कीमत ले ली, और यहां ले ली अपने कॉफी की मांग। कॉफी की मांग आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, इसमें दिख रहा है क्या। तो चाय की कीमत और कॉफी की मांग, ये दोनों एक दूसरे की, चाय और कॉफी एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न वस्तु है। तो इनमें एक दूसरे में संबंध कैसा होगा, तो किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत और उसकी मांग में धनात्मक संबंध होता है। कैसे, जैसे चाय की कीमत, प्रारंभ में चाय की कीमत क्या है, ओपी है। चाय की कीमत ओपी है, तो कॉफी की मांग कितनी है, ओक्यू है। अब अगर चाय की कीमत बढ़ के, जैसे चाय 5 रुपए की आती है, पहले चाय 5 रुपए की आती है। ठीक, अब चाय वाले ने चाय की कीमतें पूरे शहर में या गांव में चाय की कीमतें 5 रुपए से बढ़ करके क्या हो गई, 8 रुपए हो जाती है। चाय की कीमत बढ़ के ओपी से बढ़ के क्या हो रही है, OP1 हो रही है। अब चाय की कीमत बढ़ के 5 रुपए से क्या हो गई, 8 रुपए। तो कॉफी की मांग क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि चाय पीने वाले अब क्या, जो चाय महंगी हो गई तो अब चाय पीने वाले क्या पीने लग जाएंगे, कॉफी पीने लगेंगे। क्योंकि एक दूसरे की क्या है, वो स्थानापन्न है। तो भाई चाय, जो पहले जो लोग चाय पीते थे, जैसे माना कि चाय और कॉफी दोनों 5-5 रुपए की है। ठीक है, तो चाय की कीमत किसकी बढ़ रही है, चाय की। तो अब चाय पीने वाले कहेंगे यार चाय महंगी हो गई, क्योंकि 5 रुपए की चाय अब कितने में मिल रही है, 8 रुपए। लेकिन कॉफी की तो कीमत वो की वही है, कॉफी में कोई बदलाव हुआ क्या, कॉफी तो 5 रुपए में ही आती। तो जो चाय पीने वाले वो अब क्या पीने लग जाएंगे, कॉफी। तो मांग किसकी बढ़ेगी, कॉफी की बढ़ेगी। कीमत किसकी बढ़ रही है, चाय की, और मांग किसकी बढ़ रही है, कॉफी। कारण कि अब चाय, कॉफी जो है वो चाय की तुलना में क्या हो गई, सस्ती हो गई। भाई चाय दोनों 5-5 रुपए में आती थी, अब चाय की कीमत बढ़ के 8 रुपए हो गई। तो जो चाय पीने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए चाय महंगी क्या हो गई, महंगी हो गई, तो चाय पीने वाले क्या पीने लग जाएंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे। इसलिए कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत किसकी बढ़ रही है,
चाय की बढ़ रही है। मांग किसकी बढ़ रही है? कॉफी। इसी प्रकार जब चाय की कीमत घट के ओपी 0 हो जाए तो कॉफी की मांग घट करके क्या हो जाएगी? क्योंकि अब इसी उदाहरण को ले लें कि चाय और कॉफी दोनों 5-5 रुपए की है। अब चाय की कीमत घट करके और 4 रुपए हो गई तो कॉफी पीने वाले क्या सोचेंगे अब कि यार चाय सस्ती होगी, तो कॉफी पीने वाले भी क्या पीने लग जाएंगे? चाय पीने लग जाएंगे। इसलिए जब चाय की कीमत घटेगी तो कॉफी की मांग जो है क्या होगी? चाय की कीमत घटेगी तो कॉफी की मांग घटेगी। तो ये घट करके ये क्या हो जाएगी? ये OQ0 है, ये OQ0 हो जाएगी। कीमत किसकी घट रही है? चाय की। और मांग किसकी घट रही है? ठीक है। तो किसी वस्तु की पूरक वस्तु जो है, प्रतिस्थापन वस्तु की जो है कीमत, हम यह मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होगा? धनात्मक होता है। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग की जाती है, यानी एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता। पहले तो इसकी परिभाषा याद रखना है। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तु होती क्या है? वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे अब हम कर रहे, यहां उदाहरण हमने लिया कि जैसे प्रारंभ में जो है चाय और कॉफी एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु है। ठीक है। तो अब देखिए उदाहरण में प्रारंभ में चाय की कीमत कितनी है? ओपी है। तब कॉफी की मांग कितनी है? OQ है। अब अगर चाय की कीमत ओपी से बढ़ के OP1 हो जाती है, यानी चाय महंगी हो गई है, तो कॉफी पीने वाले क्या करेंगे? जो चाय पीते हैं वो चाय पीने वाले क्या पीने लग जाएंगे? कॉफी पीने लग जाएंगे, क्योंकि चाय उनके लिए महंगी होगी। तो कीमत किसकी बढ़ रही है? चाय की कीमत बढ़ रही है, इसकी मांग किसकी बढ़ेगी? कॉफी की। या चाय की कीमत घट जाती है तो कॉफी पीने वाले भी अब चाय पीने लग जाएंगे। ठीक है। इसलिए कॉफी की मांग क्या हो जाएगी? OQ से घट के OQ0 हो जाएगी। तो हम ये क्या कह सकते हैं? इस प्रकार किसी वस्तु की मांग और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में सीधा कैसा संबंध होता है? सीधा कह दो या धनात्मक संबंध होता है। बात समझ में आ गई? तो मांग के निर्धारित करने वाले तत्वों में हमने अभी 3 तत्व पढ़े हैं। इनको आप करके लाना, और आज का आज मेरे को इसको रेस्पॉन्स चाहिए तीनों। मांग को निर्धारित करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको 3 पॉइंट हमको जो है मेरे को करके आंसर देना आज। इसमें डायग्राम इस तीनों के डायग्राम बना के देना है। ये वस्तु की स्वयं की कीमत वाला डायग्राम, उपभोक्ता की आय वाला डायग्राम, और संबंधित वस्तु में दोनों डायग्राम। ठीक है। 3 पॉइंट होंगे, उसके बाद अपन चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी जो आपकी डिफिकल्टी आ रही है वो आप नोट्स के द्वारा मेरे को बताएं। ठीक है। तो आपको पॉइंट जो घर पे करना है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है। संबंधित वस्तुएं 2 तरह की होती है, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु का मतलब वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग की जाती है। ठीक है। एक के बिना दूसरी अधूरी होती है, यानी साथ साथ में प्रयोग की जाती है। जबकि प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तु होती है जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है।